दोस्तों ये है अल्बर्ट आइंस्टीन और ये है उनका चोरी हुआ दिमाग। सही सुन रहे हैं आप, अल्बर्ट आइंस्टीन का चोरी हुआ दिमाग। क्योंकि आइंस्टीन की जब मृत्यु हुई थी तो उन्हें जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो वहां के डॉक्टर ने उनका धीरे से दिमाग चुरा लिया और उसके बाद से उस दिमाग के 240 टुकड़े किए, अपने फ्रिज में रखा और आज उस दिमाग के छोटे छोटे स्लाइस पर हजारों जगह रिसर्च हो रहे हैं और नई नई चीजें सामने आ रही हैं। क्या आपको पता है कि आइंस्टीन के दिमाग में और आपके दिमाग में किन किन चीजों का अंतर है? अगर नहीं पता है तो बस कुछ देर रुके रहिए। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आइंस्टीन को जो है वो बचपन में मंदबुद्धि समझा जाता था, कमजोर समझा जाता था और बहुत बेकार समझा जाता था। लोग उन्हें कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यहां तक कि वो जवान हुए तो 2 साल तक नौकरी के लिए भटके, उन्हें नौकरी नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने किया तो आज आइंस्टीन को बच्चा बच्चा जानता है। 2 मिनट रुके रहिए, आपको आइंस्टीन के बारे में आज वो चीजें पता चलेंगी जो शायद आप तक इससे पहले जल्दी ना पहुंची हो या पहुंची हो तो इतने विस्तार से ना पहुंची हो। अगर आपको पता करना हो कि आइंस्टीन के दिमाग में के वजन में और आपके दिमाग के वजन में कितना अंतर है तो 1 मिनट बस वीडियो में और बने रहिए। आज मैं आपको आइंस्टीन के बारे में बताऊंगा, आइंस्टीन के चोरी हुए दिमाग के बारे में बताऊंगा, उनके रिसर्च के बारे में बताऊंगा, उनके जीवन के बारे में बताऊंगा और जो रिसर्च पब्लिश हुई है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं आइंस्टीन के जीवन परिचय से कि आइंस्टीन की बायोग्राफी जान लीजिए कि कब पैदा हुए, कौन उनके माता पिता थे, शुरुआत की स्थिति क्या थी। तो आप यही सुन के हैरान हो जाएंगे, आपको जान के हैरानी होगी कि आइंस्टीन जो है वो 5 वर्ष तक कुछ बोले ही नहीं थे और जब बोले थे तो बोले थे सूप बहुत गर्म है। जैसे अभी तक बच्चा का खा गा घा नहीं, वो शुरुआत ही की सूप बहुत गर्म है और 5 साल तक आइंस्टीन ने कुछ भी नहीं बोला था। सबसे पहले समझते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म है वो 14 मार्च 1889 को जर्मनी के बुटमर्ग शहर के राज्य के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। आइंस्टाइन एक यहूदी थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता का नाम हर्बर्ट आइंस्टाइन था और ये एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। इनकी मां गृहिणी थी, इनका नाम पॉलिनी कोच था। शुरुआत में आइंस्टाइन अपने घर के बगल के स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन पढ़ाई में उनका बिल्कुल नहीं मन लगता था। वो आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे और वो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे। शुरुआत के टीचर उन्हें कहते थे ये कि मंद बुद्धि का बच्चा है, इसे मत पढ़ाइए, इसे घर में कुछ सिखाइए, ये नहीं पढ़ सकता, ऐसा कहा जाता था आइंस्टाइन के बारे में। 1895 में अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड चले गए। बाकी की पढ़ाई आइंस्टाइन ने वहीं पर की। स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो अपनी क्लासमेट मालिलेवा मारिक से दिल दे बैठे और बाद में उनसे शादी कर ली। 1900 में स्नातक पूरा करने के बाद वो अर्बन रेस्टोरेंट में नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तमाम जगहों पर जा रहे थे, लेकिन उन्हें 2 साल तक नौकरी तलाश करते रहे। अल्बर्ट आइंस्टीन को नौकरी नहीं मिली। अभी आप सोच रहे होंगे ये दिमाग के बारे में, चोरी के बारे में बोल रहा था, वो बता ही नहीं रहा। बस 1 मिनट और जान लीजिए पहले ये कौन थे, उसके बारे में बता देता हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन को 2 साल नौकरी जब भटकते रहे तो 1902 में स्विस पेटेंट कार्यालय में एक क्लर्क की नौकरी मिली। बाबू जिसको कहा जाता है भारत में, क्लर्क की नौकरी मिली। उसके बाद से नौकरी मिलने के बाद, जैसे नौकरी की मिलने के बाद छोकरी मतलब शादी हो जाती है, तो 1903 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की शादी हो गई और माइलेवा से जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उन्हीं से शादी हो गई। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के 4 शोध प्रकाशित हुए, जिसमें से उनका सापेक्षता का सिद्धांत भी शामिल था। इसी साल उन्होंने प्रसिद्ध समीकरण E = m2mc² प्रस्तुत किया, जिससे उन्हें भौतिक विज्ञान को बदल के रख दिया। इसके बाद 1909 में उन्हें ज्यूरिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना दिया गया और आइंस्टाइन का सफर शानदार चलता रहा। 1915 में आइंस्टाइन को सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत प्रकाशित हुआ और पूरे दुनिया में इसको लेकर गुरुत्वाकर्षण को समझने वाला यह सिद्धांत था और पूरी दुनिया में इससे क्रांति आ गई। 1929 में माइलेवा से उनका तलाक हो गया और अपनी ही चचेरी बहन से उन्होंने दोबारा दूसरी शादी की। 1921 में शादी के बाद उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और 1933 में नाजी शासन के कारण आइंस्टाइन छोड़ के अपना जर्मन देश जर्मनी छोड़ के अमेरिका चले गए। अमेरिका में जब जाने के बाद इनकी क्रांति
शांति और तेज हो गई। अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वो एडवांस स्टडी में अपना काम शुरू किए। आइंस्टाइन को शांति और मानवाधिकार समर्थन थे, लेकिन परमाणु बम के लिए इन्हों की जो भूमिका थी वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से थी। परमाणु बम जो बना है, जो पूरे दुनिया में आज तबाही का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, उसमें भी इनकी भूमिका थी अप्रत्यक्ष रूप से। 1939 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को इन्होंने पत्र लिख के कहा था कि जो परमाणु हथियारों की संभावना बताई थी और कैसे बन सकता है ये बताई थी। इसके बाद ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ और अमेरिका जो है वो परमाणु बम बना पाया। 1948 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद उन्हें गंभीर बीमारियां ने जकड़ लिया। 1952 वो समय आया जब इजराइल ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को यह कहा कि आइए आप हमारे देश में प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसे मुस्कुराकर ठुकरा दिया और 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन के न्यू जर्सी में अल्बर्ट आइंस्टाइन का 76 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। अब आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन को समझ लिया कि कहां से शुरू हुए और कहां खत्म हुए। अब आते हैं उनके दिमाग में। जो दिमाग जो है वो चोरी हो गया था। एक ऐसा दिमाग जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया, एक ऐसा दिमाग जिस पे आज भी हजारों लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग उनका चोरी कर लिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इच्छा थी कि जब उनकी मृत्यु हो तो उन्हें जला दिया जाए, इस वजह से क्योंकि उनके शरीर का एक एक अंग राख में बदल जाए और उनके शरीर पे किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट दुनिया ना करे, क्योंकि उनके मृत्यु से पहले उनसे हजारों लोग ऐसे मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि हम आप पे रिसर्च करना चाहते हैं, आप अनुमति दें, आपके मृत्यु के बाद ये आपका शरीर इस लेबोरेटरी को दिया जाए, इस लेबोरेटरी को दिया जाए। लेकिन आइंस्टाइन ने अपने मरते दम तक ये काम नहीं किया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई, कुछ लोग कहते हैं पेट में दर्द होने से हुई, कुछ लोग तमाम तरीके की इसमें चीजें आती हैं, कुछ लोग सिफिलिस भी बताते हैं। इसमें मतभेद है, इन सब तमाम चीजों पे अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी हुई हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। वहां जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो वहां पर जो डॉक्टर थे, उसी डॉक्टर का नाम था थॉमस हार्वे, और थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन का जो दिमाग है वो जब ऑपरेशन करने के दौरान, पोस्टमार्टम करने के दौरान, उसको ही चुरा के रख लिया और ले जाके अपने घर में फ्रीज में रख दिया। और फ्रीज में रखने की वजह से उसके घर में भी दिक्कत होती थी। उसकी पत्नी उसको रोज उल्टी सीधे बातें करती थी कि क्या घर में ये सब चीजें रखे आए हो, एक ही फ्रिज है। और उसके बाद से उस तमाम दिमाग को लेकर वो इधर उधर भटके, और यही कारण है कि आइंस्टाइन के मरने के आज 70 साल बाद भी उन सब तमाम चीजों पे रहस्य हो रहा है, उन सब रहस्य उजागर हो रहे हैं और रिसर्च हो रहा है। आइए इस चीज को समझते हैं कि कब हुआ आइंस्टाइन की मृत्यु और कब हुआ उनका दिमाग चोरी। 18 अप्रैल 1955 में न्यू जर्सी में जब आइंस्टाइन की मौत हुई तो उसके बाद से उनका दिमाग चोरी हो गया। उस समय जो प्रिंसटन अस्पताल था और उसके पैथोलॉजिस्ट थे, उसका नाम थॉमस हार्वे था, मैंने आपको बताया, वो पोस्टमार्टम कर रहे थे, उन्होंने ही चोरी कर लिया। हार्वे ने बिना परिवार की अनुमति के ये काम किया और दिमाग निकाल लिया। इसके बाद थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को फॉर्मेलिन, एक ऐसा केमिकल होता है जिसमें बहुत दिनों तक चीजें सड़ती नहीं है, उसी फॉर्मेलिन केमिकल हो, जैसे इस केमिकल में रखा हुआ है, इसी फॉर्मेलिन में आइंस्टाइन के दिमाग को रख लिया और उसे संरक्षित कर दिया। फिर उसके 240 टुकड़े कर दिए, 240 टुकड़े के छोटे छोटे स्लाइड बना दिए। आप कभी ब्लड जांच कराने गए होंगे तो 2 शीशा ऐसे नहीं रखा रहता है, उसमें हल्का सा ब्लड लगाते हैं, उसके बाद शीशा रगड़ देते हैं, उसी में चिपका देते हैं। उसी तरह छोटे छोटे टुकड़े करके उसके स्लाइड्स बना लिए ताकि अलग अलग जगहों पर वो भेज सके। और रखते किसमें थे? बियर ठंडा करने वाले फ्रिज में। वो जो हार्वे थे उनके घर में वही फ्रिज था कूलिंग वाला जिसमें बियर ठंडा किया जाता था, उसी में आइंस्टाइन का दिमाग रखे हुए थे। इस सब घटना के बाद प्रिंसटन अस्पताल वहां का प्रतिष्ठित अस्पताल था, हार्वे को उन्होंने अपने अस्पताल से निकाल दिया क्योंकि ये काम करना इलीगल है और पूरे दुनिया में कहीं भी ऐसी चीज नहीं की जा सकती कि किसी के मरने के बाद उनके शरीर का कोई अंग निकाल के कोई लेके भाग जाए। और वो इसलिए लेके भागे क्योंकि हार्वे का जो मानना था कि ये आदमी दिव्य पुरुष है, ऐसे आदमी आते ही नहीं धरती पे जिसका दिमाग इतनी ज्यादा चीजों को दिया हो और इतना बड़ा काम किया हो, इतने बड़े बड़े सिद्धांत दिया हो, जरूर इसके दिमाग में कुछ खास बात है। इसीलिए उसका रिसर्च हो सके, लोग आने वाली पीढ़ी जान सके कि उसके दिमाग में क्या है, इसीलिए हार्वे ने दिमाग को चोरी कर लिया था। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच
हार्वे के लिए खुशखबरी आ जाती है। हार्वे उनके दिमाग को लेके भटक रहे थे, इधर उधर छुप रहे थे, क्योंकि लोग उन्हें तलाश कर रहे थे, क्योंकि आइंस्टाइन का दिमाग चोरी हो चुका था। लेकिन हार्वे जो है आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट आइंस्टाइन से संपर्क करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके पिताजी का जो दिमाग है वो दुनिया के काम आ सकता है, उससे बहुत सारे सिद्धांत उजागर किए जा सकते हैं, बहुत रिसर्च में काम आ सकता है। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे जो हंस आइंस्टाइन थे, उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई आप कर लो, लेकिन इसका रिसर्च प्रकाशित करवाना और इसका उपयोग जो है, इसको बेचना मत किसी को, इसका उपयोग जो है वो मानवता के काम के लिए लाना। और इसके बाद से इसके परिणाम स्वरूप तमाम जगहों पर जो हार्वे होते हैं उनके दिमाग को बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास भेजते हैं, उसकी स्लाइड्स को भेजते हैं, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में जाते हैं, अपने अलग अलग जगहों पर नौकरी करते हैं हार्वे। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन्हें अलग अलग जगह पे हटा दिया जाता है, क्योंकि वो बार बार आइंस्टाइन के दिमाग के रिसर्च में अलग अलग लेबोरेटरियों में लग जाते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि जो हार्वे रहते हैं वो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में, कचरा बनाने वाली कंपनी में भी, जो कचरा रिसाइकिल करता है उसमें काम करने लगते हैं। लेकिन फिर भी हार्वे हार नहीं मानते हैं और आइंस्टाइन के दिमाग के पीछे लगे रहते हैं और जगह जगह लेबोरेटरीज में बड़े बड़े साइंटिस्ट को भेजते रहते हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि आइंस्टाइन के दिमाग पर जो है वो रिसर्च चलना रहता है। वर्तमान में जो आइंस्टाइन का दिमाग है उसके कुछ हिस्से फ्लोरिडा में, कुछ हिस्से पेनिसिल्वेनिया में और कुछ हिस्से म्यूटियर म्यूजियम में प्रदर्शित के लिए रखे हैं। इसके अलावा कुछ हिस्से वाशिंगटन डीसी के नेशनल म्यूजियम हॉल में रखे हुए हैं और हाफ एंड मेडिकल में भी कुछ हिस्से रखे हुए हैं। बाकी का हिस्सा उपयोग विभिन्न शोध में किया गया है और या फिर निजी संग्रह में इसे अभी भी रखा गया है। अब सोचिए, 4-5 नाम तो मैंने ही बता दिया जहां अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग अलग अलग जगह के रखा गया है। 100 ग्राम का 1230 ग्राम का दिमाग था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अब इस दिमाग को कितने म्यूजियम में उनके मरने के 70 साल बाद अभी भी रिसर्च हो रहा है और कितने म्यूजियम में रखा गया है, इसी से अंदाजा लगाइए कि व्यक्ति की भूमिका मरने के बाद कितनी अधिक है। और समझते हैं हार्वे की मृत्यु जो हुई है, जो इनका दिमाग जो रखे हैं, इनकी मृत्यु 2007 में हुई है और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आइंस्टाइन के दिमाग के कुछ हिस्से प्रिंसटन अस्पताल को भी सौंप दिए थे कि भैया हमने वहां से चोरी किया था, आप भी आइंस्टाइन का दिमाग रख लो, आइंस्टीन का दिमाग रख लो और आप भी इस पर कुछ रिसर्च करो, मिलेगा तो बहुत कुछ और समझने को आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ मिलेगा। अब मैं वो चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों जिसे आप समझकर अपना कंपैरिजन आइंस्टाइन से कर सकते हैं कि आपके दिमाग में वो चीज कितनी है और आइंस्टाइन के दिमाग में वो चीज कितनी नहीं है। क्योंकि जब आइंस्टाइन का दिमाग जो है जब खोला गया तो उसमें क्या निकल के सामने आया वो आपको आने वाले 1 मिनट में इस पीपीटी के माध्यम से समझ में आ जाएगा। ये आप इसको समझिए, यही है आइंस्टाइन का दिमाग। और इसको जब समझेंगे तो जो 1980 से 1990 के दशक में जो इस पे शोध कर रहे थे, जो डॉक्टर शोध कर रहे थे, हार्वे ने जिसके पास भेजा और बाद में ये चीजें प्रकाशित हुई, उन्होंने बताया 1980 से 90 के दशक में जो वैज्ञानिक शोध किए थे उनका नाम था मैरियन डायमंड और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था सेंड्रा विलेसन। और इन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग की जो स्लाइड्स थी उसका अध्ययन किया। इन्होंने दावा किया कि आइंस्टाइन का दिमाग सामान्य दिमाग की तुलना में बहुत अलग है और उसमें जो विशेषताएं हैं वो ये है कि मस्तिष्क के कुछ हिस्से जैसे पैरेटल लोब, ये देखिए, ये मस्तिष्क का ये हिस्सा होता है पैरेटल लोब, ये सामान्य से अधिक विकसित थे। अब ये क्या करता है, ये पैरेटल लोब जो मस्तिष्क का हिस्सा रहता है, ये करता है, ये मस्तिष्क का एक भाग है जो स्पर्श, दर्द, तापमान और शरीर की स्थिति, संवेदना, जानकारी को संसाधित करता है। और यही जो हिस्सा होता है वो गणितीय संरचना को समझता है। दिमाग में जितनी गणितीय चीजें होती हैं ना, कैलकुलेशन, कोई भी चीज का, चाहे वो मैथ का ही कैलकुलेशन नहीं हो, आइडिया भी एक कैलकुलेशन होता है। कोई ड्रीम 11 पे अगर थीम बनाते हैं तो वो भी एक कैलकुलेशन होता है। ये तमाम चीजें जो है दिमाग में कि ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे ये हो जाएगा, इसी को कहते हैं पैरिएटल लोब। और यही आइंस्टीन का जो था वो सामान्य से 5 गुना अधिक बड़ा था। ये हिस्सा
5 गुना अधिक था सामान्य से आइंस्टीन का। उसके बाद से आइंस्टीन के दिमाग में जो सिल्वियन फिशर जो थी वो कम गहरी थी, जिससे न्यूरॉन्स के बीच बेहतर कनेक्शन हो सकता है। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सिल्वियन फिशर किसको कहते हैं? दिमाग का 2 हिस्सा होता है, व्यक्ति के दिमाग का 2 हिस्सा होता है। व्यक्ति ऐसे काम करता है, दिमाग का 2 हिस्सा होता है, और जो राइट वाला दिमाग होता है वो लेफ्ट वाले चीज को संचालित करता है, और जो लेफ्ट, ये उल्टा मैं बोल रहा हूं, जो लेफ्ट वाला दिमाग होता है वो राइट वाले शरीर के हिस्से को एक तरह से संचालित करता है, और जो राइट वाला होता है वो लेफ्ट वाले को संचालित करता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी चीज को, वैसे आप कंप्यूटर चला रहे, मोबाइल चला रहे हो, मैसेज टाइप कर रहे हो, और आप दोनों हाथ से मैसेज टाइप कर रहे हो, और मैसेज इस हाथ से टाइप कर रहे हो और इस हाथ से आप कोई चीज गलत दबा देते हो, तो तुरंत इस हाथ को, ये वाला इधर वाला दिमाग जो है उसको समझ रहा है इस वाले हाथ को, तो तुरंत इधर वाला, इस साइड लेफ्ट साइड वाला दिमाग राइट साइड वाले हाथ को कहता है बैक स्पेस दबा के उसको हटा देता है। मतलब गलती ये वाला हाथ करता है और सही ये वाला हाथ करता है। इसी तरह राइट और लेफ्ट दिमाग रहता है। तो इसको बीच में जो जोड़ने वाली जो एरिया, जो एक इन दोनों को बीच में जो जोड़ता है, जो नस जोड़ती है, उसी को बोलते हैं सिल्वियन फिशर, इसी को जोड़ते हैं। और ये सामान्य व्यक्ति से बड़ा था आइंस्टाइन का 3 गुना। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई पाइप हो, और आपको पाइप में जो आपका पाइप हो, आप जिस पाइप से पानी टैप से निकालते हो वो इतना पतला है, तो इसकी धार भी इतनी ही होगी। लेकिन अगर किसी का पाइप ही इतना बड़ा हो तो उसकी धार कितनी मोटी होगी? तो दिमाग में जो आदान प्रदान अगल बगल का था वो इतना ज्यादा कैलकुलेशन, न्यूरॉन्स इतना ज्यादा इसमें अप एंड डाउन करते थे कि दिमाग में जो तर्क शक्ति थी वो आइंस्टीन की जबरदस्त थी। और इसका सबसे बड़ा कारण वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आइंस्टाइन जब 5 साल तक बोले नहीं थे, 5 साल तक कुछ कर नहीं रहे थे, तो वो सिर्फ रो रहे थे, सोच रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे। आप समझ रहे हैं? अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है तो उसको बस बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि वो उस समय सोच रहे थे और तमाम चीजों को अध्ययन कर रहे थे, और वो बोलने वाली जो एनर्जी है वो बच जा रही थी, और वो सारी एनर्जी जो है वो दिमाग को विकसित करने में लग जा रही थी। वो दिमाग बड़ा कर रहे थे, दिमाग को ज्यादा घुमा रहे थे। इसीलिए जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उन्हें पजल दिया जाता है, उन्हें कुछ ऐसी चीजें सॉल्व कराई जाती हैं जिससे दिमाग दर्द हो जाए, जो दिमाग की चीजें हो, उन्हें बाहर खेलने को भेजा जाता है। लेकिन आजकल बच्चे ऐसी चीज स्टॉप कर देते हैं, माँ बाप बच्चों को मोबाइल्स देकर, कुछ ऐसी चीजें, स्क्रीन देकर, टीवी देकर। इससे क्या होता है ना कि सामने वाले बच्चे का जो दिमाग होता है वो स्क्रीन में चला जाता है, और वो तर्क अपने दिमाग को दर्द देने के बजाय दूसरी चीज को देख के शांत होकर मजा लेता है। लेकिन बच्चे का दिमाग, चूंकि बच्चे का शरीर, कुछ भी शरीर का वो अंग, हर अंग ऐसा होता है जो दोबारा विकसित हो सकता है, और वो बढ़ सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। जैसे ऐसा नहीं है कोई बच्चा अगर बड़ा हो, उसके माँ बाप छोटे हो तो वो भी छोटा रहेगा, लेकिन अगर बचपन से ही उस पर मेहनत करनी जाए लंबा करने की तो वो लंबा भी हो सकता है। माँ बाप कमजोर है तो वो बलशाली भी हो सकता है, क्योंकि उसके अपने शरीर के कुछ जीन्स हैं जो पहले से आए हैं, लेकिन जो नए जीन्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं। आइंस्टाइन के साथ भी ऐसा हुआ। 5 वर्ष तक वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन जब सबसे पहली बार वो 5 वर्ष में अपने माँ बाप के साथ खाना खा रहे थे 5 वर्ष बाद, तो अचानक उन्होंने बोला सूप बहुत गर्म है, और वो पूरा क्लियर बोला। उनके माँ बाप ने इंटरव्यू में बताया, वो पूरा क्लियर बोला। तो पहले का की के खा की के नहीं, वो सीधे सूप बहुत गर्म है, ऐसा आइंस्टाइन ने सीधा बोल दिया। माँ बाप हैरान हो गए कि अभी तक ये आदमी कुछ नहीं बोला और सीधे बोला सूप बहुत गर्म है, सीधे नाम लेके बुला रहा है। तो अब उनसे पूछा कि अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, फिर उनकी जबान थोड़ी लड़खड़ाने लगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो इसी से समझने की कोशिश कीजिए कि 5 साल तक आइंस्टाइन जो थे वो असामान्य थे। वो रिसर्च ही कर रहे थे एक तरह से, बच्चे भी, कि वो कुछ भी देख रहे थे, समझ रहे थे, चीजें कर रहे थे। उसके बाद जब वो स्कूल जाना शुरू किए तो सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग थे।
टीचर जो था उनसे डरने लगा। वो ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेते थे जिसका कोई वजूद नहीं रहता था, जिससे कोई चीजें नहीं रहती थी, और टीचर भी भ्रमित हो जाता था, ये पागलों जैसा बात क्यों कर रहा है, ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। वो जाके क्लास के पीछे बैठ के इधर उधर देखते थे। वो मैथमेटिक्स में रुचि रखते थे। जब वो 12 साल के हुए, उनके साथ कहानियां हैं, आप किताबें उनकी पढ़ेंगे तो मिल जाएंगी। तो आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। जैसे उनके बारे में एक प्रचलित कहानी का हिस्सा ये भी है कि कहा जाता है कि एक जब वो 12 साल के थे तो एक ज्योमेट्री की बुक उनके हाथ लग गई और उसको उन्होंने एक दिन में पूरा सॉल्व करके रख दिया, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ते गई। आइंस्टीन अपने किताब से हटकर, अपनी चीजों से हटकर, वो मैथ्स को और साइंस को छोड़ के बाकी सारे विषयों में फेल हो जाया करते थे, सिर्फ उन्हीं विषयों में काम करते थे। धीरे धीरे परिवार को लगने लगा कि मानसिक संतुलन सच में ठीक नहीं है, लेकिन आइंस्टीन ने आगे जैसा जैसा काम किया, वो अपने दिमाग को समझ गए थे, वैसा वैसा दुनिया देखते गई। और आइंस्टीन का लोहा आज पूरा विज्ञान मानता है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आइंस्टीन के दिमाग का आज भी लेबोरेटरी में रखा हुआ है, रिसर्च सेंटर में रखा हुआ है, म्यूजियम में रखा हुआ है। लाखों करोड़ों लोग उसे देखने जाते हैं कि उनके दिमाग का क्या हिस्सा था, कैसे काम करता था, और बहुत सारे रिसर्च आज भी उस पर हो रहे हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको ये सब बातें पहले पता थी तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।